वदिम आलिही वइतरतिही बियदि कुल्ली मालूमिन लकुम। आज हमारा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। इसकी क्या अहमियत है और आर्मी में क्यों ज़रूरी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कमीशन ऑफिसर को जब लिया जाता है कमीशन ऑफिसर, चाहे लेफ्टिनेंट हो, सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो, या नेवी में जाते हैं, ठीक है, या फिर आप जा रहे हैं एयरफोर्स में एज आ फ्लाइंग अफसर या पायलट अफसर, या आप डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जा रहे हैं एज ए कैप्टन जा रहे हैं या फ्लाई लेफ्टिनेंट जा रहे हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है, अच्छा बोलना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग की अहमियत पे बात करूँगा मैं, और तरीका बताऊँगा कैसे पब्लिक स्पीकिंग करनी है और कैसे बेहतर की जा सकती है। कल मेरे पास एक फ़ीमेल आई थी, मरीज से स्पेशली, और उसने कहा सर मैं सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग मुझे सिखाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग मुझे नहीं करना आती, डाइस पे खड़े होकर मैं बोल नहीं सकती रोस्ट पे। और पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसी अकेडमी नहीं मिली जहाँ पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। तो हम यहाँ इसलिए प्रैक्टिस कराते हैं, छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास क्लास 7 के, और इतना अच्छा बोल के गए, ये बच्चा गवाह है इस चीज़ का कि ख़ुद उन्हें हैरत होती कितना अच्छा बोलते हैं, हमारे उनके पेरेंट्स को हैरत हुई है। वो तो भी हमने ख़त्म की हुई है ना पब्लिक स्पीकिंग, थोड़ा सा उसको मैंने मौकूफ़ की है, क्योंकि 1 महीने का कोर्स है, इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। लेकिन इसको हम प्रॉपर फिर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद। जो ऐसे जो हमारे दोस्त हैं जो सर्विस करते हैं मुख्तलिफ शोबों में, अगर सीखना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग तो आ सकते हैं अकेडमी में। आप जितने महीने पढ़ना चाहते हैं आप आके मोस्ट वेलकम। इधर आर्मी की ये इंस्पेक्टर भी आते हैं पुलिस के मेरे पास यहाँ पे सीखने के लिए पब्लिक स्पीकिंग। सिर्फ वो कह रहा हमें सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग सिखाएं, ताकि लोगों के सामने बोल लें। ब्रीफिंग करनी होती है, आपको पता है आर्मी में। और जिसको अच्छा बोलना आता है वो ज़ाहिर है कि वो फिर उसका इंप्रेशन बड़ा अच्छा होगा। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा तो आप ज़ाहिर है IASV के थ्रू जब सेलेक्ट होंगे तो सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि अच्छा, और आपने निपत वाला बोलना है, मौके की मुनासबत से बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, हवाले दे के बोलना है, अथेंटिक बात करनी है, और आपकी बात में तासीर भी होनी चाहिए। गुफ्तगू का एक करीना और सलीका है, तो वो आपने यहाँ पे सीखना है, एक दूसरे से सीखना है। अगर सिर्फ मैं बोलता रहूँ तो आप एक बंदे को सुन रहे हैं ना, जो सारे मिलकर आप गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ज़रा एक दूसरे से हमने सीखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग हर महकमे में ज़रूरी है, सिर्फ आर्मी में नहीं। अगर सिविल में आप कोई काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपको कन्विंस करना नहीं आता किसी को, फॉर एग्जांपल आप अगर काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, या आप दुकानदार ही क्यों ना हो, ठीक है, छोटे से दुकानदार ही क्यों ना हो, अगर बोलना नहीं आता, कन्विंस करना नहीं आता, अपनी चीज़ को बेचने का तरीका नहीं आता, आपको बात नहीं कर सकते, तो आप पीछे रह जाएंगे उस बंदे से जिसको अच्छा बोलना आता है, वो कन्विंस करना उसे आता होगा। तो इस तरीके झूठ तो बोलना नहीं है आपने। पहली बात क्या, आपने झूठ नहीं बोलना, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, फिर अल्लाह की ज़ात भी नाराज़ होगी। बोलें सच, टू द पॉइंट, ऑथेंटिक, कॉन्फिडेंस तरीके। और कॉन्फिडेंट बंदा वही होता है जो सच बोलते हैं। सच हमारे अंदर इत्मीनान जो है ना पैदा करते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। सच में ताकत है। सच की सबसे बड़ी खूबी है कि सच को फिर याद नहीं रखना पड़ता। झूठ की खामी यह है कि झूठ बोला पर अपने याद रखने फलाम होके मैंने क्या बात की थी। सच बोलना है, सही बात करनी है, अथेंटिक करनी है, फिर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। फिर हवाले देने आपने, ठीक है। स्टार्ट कैसे करनी है गुफ्तगू, ठीक है, फिर आपने एंड कैसे करनी है। सारे लोग बात कर रहे हैं डिस्कशन में, तो आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है। वो तो सारे बोल रहे होंगे, आपने पार्टिसिपेट कैसे अपनी गुफ्तगू में, आपने अपनी गुफ्तगू का हिस्सा उसमें डालना है, वो भी एक तरीका है। एक बच्चा नहीं बोल रहा तो उसको आपने कैसे साथ लेके चलना है। ज़रा वहाँ एक ग्रुप होगा 12 बच्चों का, 10 का, 8 का, कुछ बच्चे हर ग्रुप में 1-2 होते हैं बच्चे जो नहीं बोल सकते, तो उनको भी साथ लेके चलना है। सर ये नहीं कि आप तकरीर कर रहे हैं दूसरे को मौका नहीं दे रहे, तो ये भी नेगेटिव असर पड़ेगा। आपने मुख्तसर बात करनी है, वो पता है कि 10 या 15 मिनट होते हैं वहाँ बोलने के लिए, तो आपको पता है कितने बच्चे हैं, हर बंदे को 1-1 मिनट मिल रहा है, सिर्फ 1 या 2 मिनट। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि 1-2 मिनट में जो गुफ्तगू करनी है उसमें तासीर इतनी अच्छी तासीर आप असर छोड़ें उसका कि आखिर में जब नंबरिंग होती है ना, वहाँ नंबरिंग भी होती है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे, ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो उसमें आपको लोग पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रखें गुफ्तगू से। इस तरह अगर आप फिजिकल जो टास्क होते हैं वहाँ पे IASB, अगर वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या डिस्कशन अगर इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो डिस्कशन में आप अपने आप को मनवा सकते हैं। डिस्कशन में तो डिस्कशन इतनी अच्छी करें, लेक्चर इतना अच्छा करें, बेहतर करें कि वहाँ जो खामी रह गई है, वो या कमी रह गई है, वो कमी यहाँ पूरी हो जाए। तो ये इसका ये भी फ़ायदा होगा आपको। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा बोलेंगे आप। इसके अलावा
आवाज़ की टोन ठीक होनी चाहिए। जब गुफ्तगू कर रहे हैं या आप कर रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं, वहाँ भी आवाज़ की टोन सही रखनी है और डिस्कशन में भी आवाज़ की टोन सही रखनी है कि क्लियर दूसरे बंदे तक आवाज़ जानी चाहिए। ये नहीं कि आप अंदर अंदर बड़बड़ा रहे हैं, कुछ और हिल रहे हैं, समझ नहीं क्या कह रहे हैं। बाल बच्चे ऐसे डर रहे होते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है। यस सर। आवाज़ सही होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। अभी लेक्चर में बच्चे पूछते हैं कि हाथ हिलाने चाहिए कि नहीं, वो मौके मुनासिब कर सकते हैं, ज़्यादा हाथ भी नहीं लाने आपने, ये नहीं कि बहुत हाथ हिला हिला के गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत तेज़ भी नहीं बने, स्टैचू भी नहीं बनना, ठीक मुजस्मा बन के इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। नॉर्मल रहना है, बिल्कुल नॉर्मल आई कॉन्टैक्ट भी ठीक होना चाहिए आपका, सबको देखना है। अभी एक बंदा अगर गुफ्तगू कर रहा है डिस्कशन में तो आपने उसको देखना है, ये नहीं या ज़मीन को देख रहे हैं। तो बैठने की पोजीशन भी ठीक होनी चाहिए। बाल बच्चे पाँव खोल के बैठ जाते हैं, बाल हाथों को इस तरह कर रहे होते हैं, कन्फ्यूज़ हैं, बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे हैं, ठीक है। बाज़ बच्चे सर ज़्यादा हिलाते हैं, एक गुफ्तगू कर रहे दूसरा सर हिलाते जा रहे हैं, वो भी नहीं करना आपने, ठीक है। और ये आपस में यहाँ भी करें, क्लास के अंदर भी करें, बाहर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। फिर डिस्कशन जो ISSB की डिस्कशन है, जब आप ISSB के लिए जाते हैं तो वहाँ कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। नंबर एक तो ये कि आपने सियासी हवाले से गुफ्तगू नहीं करनी। सियासी हवाले से ये कि आप कोशिश करें कि सियासी हवाले ना दें, सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ज़ाहिर आप किसी एक पार्टी से फेवर कर रहे हैं, दूसरे को आप कर रहे हैं, ठीक है, लेट डाउन कर रहे हैं। तो क्यों फौजी का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इससे मुबर्रा होकर गुफ्तगू करनी है। इसी तरह आपने मजहबी गुफ्तगू नहीं करनी। लेक्चरेट में कर सकते हो मजहब के हवाले, वो तो सिर्फ आप बोल रहे हैं ना, ब्रीफिंग हो रही है, लेकिन डिस्कशन में नहीं। क्यों एक बंदा इधर से हवाला कोई मजहबी देगा तो दूसरे फिरके वाला उसके पास भी हवाले होंगे। यहाँ तो पता ना कितने मजहबी हवाले से कितने झगड़े कत्ल हुए हैं। तो इसलिए आपने मजहबी हवाले से गुफ्तगू नहीं करनी। मजहबी इंतहा पसंद को प्रायोरिटी में लेते नहीं है, पसंद नहीं करते, सेलेक्ट नहीं होंगे फिर। इसलिए मजहबी और सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। कोशिश ये करनी चाहिए कि गुफ्तगू में हवाले दें, इन से हट के हवाले दें। फिर इसके अलावा शेर व शायरी नहीं होनी चाहिए, लंबी लंबी गुफ्तगू, फलसफियाना बातें नहीं करनी, फ्रेजेस का इडियम्स का इस्तेमाल नहीं करना इंग्लिश में। बाल बच्चे रट्टे लगा के आते हैं दूसरों इंप्रेशन डालने के लिए, मुश्किल इंग्लिश के वर्ड्स ताकि इम्प्रेस किए जाए, तो मैं उसके हक में नहीं हूँ, वो आपने नहीं करने। बात आई है समझ? सादा गुफ्तगू करें, अच्छी करें, जानदार होनी चाहिए, आवाज़ की टोन ठीक होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट ठीक होना चाहिए, सबको देखना है, और पार्टिसिपेशन जानदार किस्म की होनी चाहिए। और पब्लिक स्पीकिंग की वजह से एक लीडर पहचाना जाता है, जो अच्छा बोलता है लीडर अच्छा बोलता है। अच्छे लीडर को राइटर की ज़रूरत नहीं होती। अच्छे लीडर को, मैं ये कहता हूँ, अच्छे लीडर को राइटर की ज़रूरत नहीं है। उसका कोई स्पीच राइटर हो, उसके लिए तकरीरें लिख लेके उसे दे रहा हूँ, नहीं, वो खुद बोलेगा। जनरल मुशर्रफ को देखें, मिसाल है हमारे सामने, कितना अच्छा वो स्पीकर सब इस चीज़ के मानते हैं, इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते। दुश्मन भी तारीफ़ करते हैं उनकी, बोलने में उस जैसा नज़र नहीं आ रहा, कितना अच्छा लीडर था। इस तरह और बड़े अच्छे हमारे पास हवाले हैं। आपने किन को सुनना है, किन को नहीं सुनना, तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों को सुनना है आपने। और आर्मी में जा रहे हैं तो फिर अच्छे जो यूट्यूबर हैं, ठीक है, एंकर पर्सन हैं, यंग बॉयज़ हैं, कैसे बातें कर रहे होते हैं, उनको सुने जो पाकिस्तान स्टेट के हक में हैं, ताकि आपकी गुफ्तगू में कोई नेगेटिविटी ना आए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। पॉजिटिव गुफ्तगू करनी है, अच्छी करनी है, अथेंटिक करनी है, फलसफियाना गुफ्तगू से परहेज़ करने, ठीक है, आमियाना गुफ्तगू से परहेज़ करना है, बाजारी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। बोलने से इंसान की शख्सियत उजागर होती है, इंसान की शख्सियत की अक्कासी होती है, क्या गुफ्तगू कैसे कर रहे हैं, ख़ानदान पहचाना जाता है उसका, फैमिली किस फैमिली से ताल्लुक़ है, लफ्ज़ों से बोलने से पता चलता है। ये इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि आइए जो जिस शख्सियत का इंटरव्यू ले रहा हूँ बोलता है तो कैसे ये बोल रहे हैं। एक बंदे ने बड़े से अच्छा ड्रेस पहना हो, सूटेड बूटेड लेंगे, गुफ्तगू ऐसे कर नहीं सकता, या करेगा तो अमियाना किस्म की गुफ्तगू होगी, तो फिर उसको तो आर्मी नहीं लेगी ना। अगर नॉर्मल से अपने कपड़े पहने हुए हैं, प्रेस हैं, वो सही हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, वो बंदा सेलेक्ट हो जाते हैं, आगे चला जाता है। तो इसलिए गुफ्तगू जब भी आप करेंगे इन बातों का आपने ख्याल रखना। इस सवाल से क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, फिर हम गुफ्तगू करते हैं। किसी किस्म का कोई इबाम रह गया तो पूछ सकते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट आगाज़ करें। शहजाद कैसर अब्बास को सुने। किसको सुने आपने? कैसर अब्बास एक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर, उसको सुनना है आपने, ठीक है। बहुत अच्छा बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, आउटस्पोकन है, उसको आप सुने। तारिक पीरज़ादा को सुने,
ठीक, जनरल मुशर्रफ को सुने, वीडियोस तो पड़ी हुई है ना। तो ये मैंने कुछ शख्सियात बताई, इनको सुने, फ़ायदा होगा। जावेद चौधरी को सुने, जावेद चौधरी को सुना करें, अच्छे हवाले होते हैं उनके पास। इसके अलावा और बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर हैं हमारे, मोटिवेशनल स्पीकर, उनको सुने। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा टैलेंट है यहाँ पे, लोगों को सुना करें जी। हाँ, कासिम अली शाह को सुने, अच्छा आदमी है, उसको सुने। जी, आगाज़ करते हैं। टॉपिक है आज का पाकिस्तान के मईशी मसाइल उनकाल। सिंपल सा टॉपिक है। अभी मैंने 10 मिनट बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, 10 मिनट अभी आपके हैं। जो बोलेगा वो सो बोलेगा, जो चुप रहेगा चुप रहेगा। कितना बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, पहली डिस्कशन है आपकी, तो देखते हैं कैसे बोलते हैं। ओके, 1 2 3 गो। सर, जैसा कि आपने टॉपिक दिया है कि पाकिस्तान के माशी हालात को कैसे बेहतर किया जाए, तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब किस वजह से हुए हैं। हमने सबसे पहले उस पर काबू पाना है, उसे बेहतर करना है और उनसे इज्तनाब करना है। और दूसरा, अगर हम देखें पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर करना है, तो हम छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। सर, 1980 में सर इंडिया के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और बैंक करप्ट होने के करीब था। तो उस वक्त वज़ीर ख़जाना मेरे ख्याल में मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने एक बिल पेश किया कि इवन उस वक्त उसने अपना आई थिंक 20 टन या 200 टन सोना जो है ना, वो IMF में गिरवी रख के तो उधर से कर्ज लिया था। तो आप देखें इतने हालात उसके ख़राब हो गए थे। तो उन्होंने फिर एक बिल पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि 55% जो है ना वो इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टर होंगे उनको हम देंगे, यानी कि वो कमा के ले जा सकते हैं, किसी भी कंट्री का हो सकता है वो। उनने अपने कंट्री में इन्वेस्टर को बुलाया, उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब आप देखें इंडिया जो है वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री टू प्रोवाइड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। गाड़ियाँ दुनिया का पहले 3रे नंबर पे जापान था, अभी इंडिया सबसे ज़्यादा 3रे नंबर पे गाड़ियाँ बेच रहा है दुनिया में, आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है उसके बाद, यानी कि उन्होंने जो कहा है कि इन्वेस्टर को बुलाया और उन्होंने माशी हालात अपने बेहतर किए हैं। कश्मीर में उन्होंने रिसेंट का इंहिसार मईशत पे होता है। अगर किसी मुल्क का मईशी हालत ठीक नहीं हो तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे कि मेरे भाई ने बोला कि किसी मुल्क में जितने भी इन्वेस्ट होंगे तो उस मुल्क का जो है ना मईशी हालात उतना ही बेहतर होगा। तो अगर किसी मुल्क में माशी हालात ठीक नहीं होंगे तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। माशी हालात को बेहतर कैसे बनाना है, तो मेरे ख्याल में ना, अगर पहली बात ये कि अगर पॉपुलेशन पे जो है ना पॉपुलेशन को जो है ना रोक दिया जाए, ओवर पॉपुलेशन ना हो, एक बात ये। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का जो माशी हालात है वो आप सबको पता है कि वो बहुत ख़राब है आजकल। और उस पाकिस्तान को तकरीबन आज़ाद होते हुए तकरीबन 75 साल हो गए, तो तभी से पाकिस्तान का जो माशी हालात है वो ठीक नहीं है। तो उनको ठीक करने के लिए मेरे नज़र में 3-4 पॉइंट्स है, वो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सरमायाकारी। पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है ना बहुत ज़्यादा कम है। और पाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर जो मेरे नज़र में जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान जो ज़्यादातर चीज़ें जो है ना सर बाहर से मंगवाता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा कम करता है। और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो माशी हालात है वो ख़राब है आजकल। और जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना बिज़नेस को तवज्जो देना चाहिए। हर एक शहरी का ये मतलब ये करना चाहिए कि वो बिज़नेस की तरह तवज्जो हो, और तभी तो पाकिस्तान का जो माशी हालात है वो बेहतर हो जाएगा। और बस ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वजाहत भाई ने अभी बात की कि पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए 75 साल बीत गए। इसके बाद में शाहनवाज़ भाई ने भी ये बात की कि पाकिस्तान की जो वसाइल है उन वसाइल के बारे में उन्होंने बात की, लेकिन वसाइल जो पाकिस्तान में जो वसाइल है अभी, उन वसाइल में सबसे बड़े जो वसाइल तो बाद में बात करेंगे, लेकिन मसाइल जो है पाकिस्तान के मईशत के मसाइल, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की 3 बड़ी मसाइल, एक तो गुर्बत है सबसे ज़्यादा, दूसरी दहशतगर्दी, और तीसरी मेरे ख्याल में हमें डेवलप पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अपने मुल्क की अदल इस्तेहकाम और मजबूत होने के लिए हमें कोशा रहना चाहिए। सर, पाकिस्तान का मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सर एक तरीका हमारे पास का मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए एक सर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ।
पाकिस्तान का मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए एक फार्मिंग भी हमारे पास एक ज़रिया बन सकती है। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, मैं सवात से हूँ, तो सवात में बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो वैसी पड़ी हुई है। अगर हम चाहें तो उस पर बहुत अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर रिसर्च करके बहुत अच्छी फसलें उस पर फार्मिंग के ज़रिए उसको करके हम उसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट नहीं भी होती तो हमारे मुल्क में जो उन चीज़ों का इंपोर्ट होता है तो वो भी अगर हमारे मुल्क में उस चीज़ की अपनी एक फार्मिंग होगी तो उससे हमारी इकॉनमी भी बूस्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो हमारे लोग हैं वो वही टिपिकल ज़मींदारी करते, वो रिसर्च नहीं करते, बस वो 1 2 3 टिपिकल फसलें हैं जो वो करते रहते। तो उसके अलावा इनको चाहिए कि वो रिसर्च करे, ज़मीन है उनके पास, नई नई फसलों पर रिसर्च करे, जो वहाँ पर कामयाब होती है तो उसका एक्सपोर्ट करे, उसको अपने मुल्क में इस्तेमाल करे, तो इससे हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अच्छा पॉइंट है ये। चाइना में देखे ना, इतना टुकड़ा होगा ज़मीन का छोटा सा, वहाँ भी उन्होंने फसल लगाई होती है, ज़ाया नहीं करती। यहाँ तो ज़ाया है। 6 महीने अगर 6 महीने ज़मीन वैसे पड़ी रहती है। यस सर, चावल और वो गन्ने और सर वही चीज़ें करते रहते हैं। उसके अलावा जी नेक्स्ट टाइम है आपका, चलो कुछ तो बोलो ना बच्चे, कुछ बोलेगा। चलें जी। जैसा कि आप सबने बताया कि पाकिस्तान माशी से वो बरहाली का शिकार है, इसी तरह पाकिस्तान की माशी डिपेंड करती है कि ये एग्रीकल्चर एक कंट्री है, पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, तो इसमें ज़्यादातर जो हमें फोकस करना चाहिए वो ज़राअत पे। एग्रीकल्चर इज़ अ बेसिक थिंग। अगर हम एग्रीकल्चर पे तवज्जो देंगे तो ज़ाहिर सी बात है माली हाल भी दुरुस्त होगी, इसी तरह फिर आगे माशत भी आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक होती जाएगी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की मैशियत ख़राब क्यों। अब ये बच्चे दोनों पुराने हैं, देख लो, ये बेहतर बोलेंगे ये दोनों। देख लो, आपके सामने है ना, इसको प्रैक्टिस की हुई है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं। चलो जी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की मैशियत ख़राब क्यों हुई है, क्या इसकी रीज़न है, बैकग्राउंड में ये मैशियत ख़राब हुई है। पहले हमने पास्ट में देखना है कि उसकी मैशियत कैसी थी, अब कैसी है। हमने वो जो रुकावटें हमारी मैशियत को जिस वजह से ख़राब हुई हैं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, सबसे पहले तो हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद हमने बेरोज़गारी है, हमारे जो सियासतदान हैं उनको यंग यूथ को कुछ इस तरह की प्रोवाइड की जाए बिजनेस के। चलो ठीक है, गुड। अभी इसी को आपने इंग्लिश में बोलना है, इसी को वहाँ उर्दू में भी होगी डिस्कशन और इंग्लिश में भी होगी, इसी टॉपिक इंग्लिश में कन्वर्ट हुई। चलो बच्चे खड़क के बोलो, अच्छा जानदार तरीके। If we want to improve our country's economic crisis, we have to look after the basic things about it. Sir, we have to see its problem behind economic crisis. Some of that are import of many costly vehicles like Range Rovers and others, and minimization of export. So we have to improve our exports and minimize our import. We can improve our economic. बस बहुत है, इतना काफ़ी है। चलो जी। जो उर्दू में बोला वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक है। Firstly, we can see this past the economic of Pakistan is nowadays the economic of Pakistan is very bad. We can see this past why economic is very bad, and we can better economic of Pakistan. बोल सकते हो बच्चे आप। अभी वक्फा आया ना जी सर, वक्फा है तो अभी हमें देख नहीं बहुत बंदा बोल सकता, पढ़ाना छोड़ दो, बंदा पढ़ा नहीं सकता। सरकार यही बात कर रहे थे, कोई काम छोड़ देना बंदा, ब्रेक लग जाए जब, तो फिर दोबारा जब करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर खुद मैं अगर लेक्चर देना छोड़ दूँ, अकेडमी बंद करता हूँ, फिर जब आता हूँ फिर थोड़ा मुश्किल लगता है, एक मतलब तसलसल ख़राब हो जाता है बंदे का। अभी तसलसल ख़राब हुआ ना, इसलिए ये हुआ, वरना इसकी पुरानी वीडियोज़ भी देखा, अच्छा बोलता है, इंग्लिश बड़ी सी बोलता है। जी बोलें। As I said in that Pakistan is an agriculture country, so we should focus on our agriculture. We should increase our agriculture industries, provide facilities to the farmers, seeds and best quality of seeds and fertilizer, best quality of fertilizer, so that the agriculture will be good and so ठीक है। शाहनवाज। So how do we improve our economics? And first of all, and we are promoting the business, and the second is we use the waste land
बोलो बोलो, नहीं बोलो वो रह जाओगे, बताऊँ मैं आपको, क्या बोलना आना चाहिए, गलत मलत बोलो, गलत बोलो। ट्राई टू स्पीक, जो मर्जी बोलो। जी बच्चे लिखे मत, कागज की जरूरत नहीं, वहाँ कागज थोड़ी होगा। सर भूल जाते हैं। अभी तो मैंने दूसरी प्रैक्टिस शुरू करानी है, अभी आप आगे देखें क्या कराता हूँ इसके बाद। ये सर आर्मी में होता है, किसका नंबर है सर? जी मेरा सर, वी कैन चेंज और इकोनॉमिक। आर्मी नहीं, ASF में जो लेते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में लेते हैं, पुलिस में लेते हैं। अब गुग्गू बोल ही नहीं सकता इंटरव्यू में, तो उसको रखेंगे, बताएं मुझे। यस सर। बोलना तो हर जगह जरूर, सिविल में जब जाते हैं इंटरव्यू नहीं होता क्या आपका? यस सर। एक बच्चा बोल ही नहीं सकता, इंट्रोडक्शन ही नहीं करवा सकता, गुफ्तगू कर सवाल ही नहीं कर सकता, उसने क्या लेना है? उनको टाइम नहीं होता, फारे का उधर फेंकते हैं। उनके पास वैरायटी बहुत है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, समझिए बात। हर तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, फिजिकल फिट अपना करना है। अगर ये मेट्रो कोई मसला है तो नवाज शरीफ पाओ आप जाए, अगर वहाँ जाएँ, जिम करें। दिन कितने रहेंगे? थोड़े दिन रह गए आपके, सिलेक्ट तो होना ना, मेहनत करनी है, वरना ये सारा ज़ाया हो जाएगा। यस सर। इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि आर्मी होता है, हर जगह आपको बोलना आना चाहिए, गुफ्तगू आनी चाहिए। गुफ्तगू तो मेन इंटरव्यू तो हर जगह होगा ना आपका। यस सर। इसकी प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस के लिए हम कर रहे हैं। ये बाद में ये वीडियो क्यों बनाई जाती है आपके लिए? जब देखोगे यार मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये मैं खामिया में बैठा ऐसा हूँ। अभी हमारी वीडियो ब्रिगेड शेर द्रास बनाए थे। कौन बनाए थे? ब्रिगेड, जब बेसिक कोर्स हम कर रहे थे, आर्मी में कैप्टन थे, तो हमारे एक टीचर थे ब्रिगेड शेर द्रास, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ। तो पहले हमें कहते रहे थे कि आप सही नहीं बोलते ना, आप लोग बोलते हैं लेकिन सही नहीं बोलते। अभी फौजी अफसर को ट्रेनिंग होती है ऊपर एजुकेशन कोर में। बाद में उन्होंने कहा इनकी वीडियोस बनाएं, ये सर उसी में आपको इनकी वीडियोस बना के नहीं, हमें सीढ़ियाँ दी गई। हम जब देखे यार वाह कि सर सही कहते हैं, इस तरह खड़ा हूँ, इस तरह बोल रहा हूँ, तो अपने को गुस्सा भी आया था और हंसी भी आ रही थी। यस सर। तो उन टीचर्स को हम सलूट पेश करते हैं। यूनिवर्सिटी में आए थे, डॉक्टर जहूर अहमद अवान थे, फोर्थ हो गया था, उनको बख्शे। डाइस पे हमें कहते हैं हम कल लेक्चरार बनना है, टीचर बनना है, तो बोलना तो आना चाहिए। वो उन्हें हफ्ते में एक दिन उन्होंने रखी हुई थी, पब्लिक स्पीकिंग क्लास रखी हुई थी पेशावर यूनिवर्सिटी में। अभी नहीं पता कि अभी करवाते हैं कि नहीं करवाते, अभी तक मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। उनकी वजह से हम सेलेक्ट हो गए थे। आर्मी से पहले मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में एज ए लेक्चरार सेलेक्ट हो गया था। बात आइए समझ, सिलेक्शन कैसे? उन लोगों की वजह से, उन्हें कॉन्फिडेंस आया, बोलना आया। वरना अगर वो टीचर्स ना मिलते, मुझे अच्छे लोग ना मिलते, तो सिर्फ मैंने डिग्री उठाई होती और फिर रहा होता। इसलिए आपको बोलना नहीं आता। आप प्रैक्टिस क्या करें? शीशे के सामने प्रैक्टिस करूँगी, घर में अपने पेरेंट्स के सामने प्रैक्टिस करें, बहन भाइयों के सामने प्रैक्टिस करें, लेकिन हो बंदा लोगों के सामने प्रैक्टिस करनी है। बात आइए समझ। वो जैसे आमिर वो मिसाल देता है गोभी के खेत वाली, बंदा है गोभी के खेत, गोभी के खेत, समझिए बात। तो बंदों के सामने प्रैक्टिस करनी है आपने। अभी एक एंकर पर्सन लाखों रुपए सैलरी लेता है, वो पता है बोलने के लिए। हामिद मीर की कितनी है, जवेद चौधरी की सैलरी कितनी है? वो छोटे छोटे लड़के जो यंग बॉय हैं, जो बोलते हैं 25, 30, 40, 50 हज़ार, 50 लाख इनकी सैलरी महीने की मिल रही है। 50 लाख, 40 लाख सैलरी मिल रही है। सर वो बोलते हैं ना, बोलने की वजह से इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, तो बोलना तो आना चाहिए बच्चे। जी। We can change our economical situation by farming. I will talk about my home. पढ़ना नहीं है ना बच्चे, ये तो यूं ना स्पीच कर सकते छोटा सा बच्चा। इसको सर मैंने लिख लिया सर, वो भूल जाते हैं इंग्लिश सर। चलो जी बोलें, इस तरह नहीं चाहिए कागज बोलें। चलिए सर, वैसे अभी इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस में करवाने लगा हूँ। यस सर। ऑन द स्पॉट, ये तो टॉपिक कल दिया था ना, इसके बाद डाइस पे आने आ रहे थे। सर वी कैन चेंज आवर इकोनॉमिकल सिचुएशन। जी सर, we can change our economical situation by farming. I will talk about my hometown Swat. कितना अच्छा बोल रहे हो यार, बगैर देखे इसी तरह बोलना है, नॉर्मल बोलना है। जी। Swat have a lot of agriculture land, but the people of Swat are not improving their research on agriculture. If they improve their research on agriculture, they will boost our their economical situation. नहीं बोलना है और क्या है? Yes, sir. जी बोलो बच्चे, 2 लाइन बोलनी है बस। चलो कोई बात नहीं, अभी आ नेक्स्ट आ गया। जिस बच्चे को खड़ा गुंजान इस पार, वहाँ आपको कहता है लेक्चरेट है, और लेक्चरर ने पहले प्रैक्टिस कैसे करवाई? थे आप नहीं थे? लेक्चरर ने प्रैक्टिस में उसी टाइम टॉपिक बोलूँ, उसी टाइम बोलना है आपने, उसी टाइम बोलना है, ठीक है? खड़े हो जाओ। टॉपिक है उर्दू में बोलते हो, इंग्लिश में इट्स अप टू यू, ठीक है? जिसमें आप अपने आपको ईजी फील करते हैं उसमें बोल सकते हैं, ताकि प्रैक्टिस बोलने की तो है ना। आप बोलें बच्चे इस पे कि कश्मीर इशू पे बोलें, चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जैसा कि आपने बोला कश्मीर इशू, तो हमने बेसिक पे जाना कि कश्मीर इशू कहाँ से चला है। सर ये कश्मीर इशू जो है कि वैसे तो बहुत पुरानी है इसकी तारीख, लेकिन हम 1947 से लेंगे।
इसके बाद जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, तो ब्रिटिश राज ने कहा कि ओके थैंक यू, बस हो गए टाइम। आप बोलें बच्चे, आप बोले नहीं आप और टॉपिक ना जो मैं बताऊंगा आसान है टॉपिक। पॉल्यूशन भी बोलें। पोल्यूशन पे सर? जी जी सर पोल्यूशन तो वैसे आप हम सबको पता है कि पाकिस्तान का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसकी जो मेन रीज़न यही है कि पोल्यूशन की जो पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है सर, ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जो काम के नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और दूसरी जो है ना सर, पाकिस्तान में पानी का पानी की वजह से भी पोल्यूशन बहुत पैदा होता है। और पाकिस्तान में ऐसे नाले की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी वजह से पानी रोडों पे आ जाता है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में पोल्यूशन पैदा होता है। और तीसरी गंदगी सर, गंदगी की वजह से ओके बैठ। सियासी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के भी, जब पोल्यूशन तो जनरल टॉपिक था, पाकिस्तान का ही था। अब ये पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानी सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। यानी कि इस्तेकाम नहीं है ना, सियासी जमात 5 साल को पूरा नहीं करते, या कि हालात पाकिस्तान हैं सियासी लोगों के, उस पर बोलने से तो बोल सकते हो। पाकिस्तानी सियासी अदम इस्तेकाम मतलब पाकिस्तान में कोई भी पार्टी आज तक जो आई है, अपने बहुत कम ही हैं जिन्होंने 5 साल अपने पूरे किए हैं, बहुत कम होती हैं जिन्होंने अपने जो दौरानी होता है वो पूरा किए। चलो ये आप बताएं बिजनेस के फ़ायदे। बिज़नेस है कि बंदे के सेल्फ पे होता है, वो किसी के अंडर नहीं होता। बंदा उसका अपनी मर्ज़ी होती है, जब वो चाहे काम करे, जिस तरह भी काम करे, वो किसी के प्रेशर में नहीं होता और सब कुछ उसका हाथ में होता है, मतलब जिस तरह वो चाहे वो कर सकते। बोलो बच्चे, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती। सर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती सर, पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए सर बहुत बेहतर है सर। सर उसकी एक वजह ये हो सकती है सर, अगर इत्तेफाक होगा सर इनके बीच में सर, तो जो हमारे दुश्मन है सर वो हमें नुकसान पहुंचाने से पहले सर सोचेंगे ज़रूर इस बारे में सर। इसकी वजह से सर हमारा फ्रेंडशिप पाकिस्तान चाइना की वजह से सर हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन भी बेहतर हो सकती है। आप बताएं जी, मेडिसिन की अहमियत या बायो की अहमियत, डॉक्टरी शोबे की बात कर सकते हैं सर। जैसा कि आपने कहा कि मेडिसिन या मेडिकल फील्ड की अहमियत, सर इसकी अहमियत के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि मेडिकल फील्ड जो है इंतहाई अहम और बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के साथ, एक मुंसलिक फील्ड है, शोबा है सर। तो इंसानी ज़िंदगी इसी पर और अल्लाह के आसे पर जो है। ठीक है, बंद कर दो बच्चे मोबाइल, आप खड़े हो जाए। आप बताएं मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसानात। आज आप सबको पता है कि आईटी का दौर है, तो मोबाइल फ़ोन से आप अर्निंग कर सकते हैं घर बैठ के। 2 मिनट बोलना होगा वहाँ पे। और इसके नुकसान हैं, बहुत सारे यंग यूथ हैं जो इसको नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, जबकि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। हम घर बैठ के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली का सहारा बन सकते हैं, खुद एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, खुद एजुकेशन के लिए अपने पैसे कमा के अपने पैसे से अर्निंग वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जी आप बताएं, खड़े हो जाओ, कुछ तो बोलो ना बच्चे, बिल्कुल खड़े हो जाओ। चलो कल गायब हो जाएगा बच्चा। चलिए आप बताएं, पुलिस के महकमे की इस्लाह कैसे मुमकिन है? पुलिस के महकमे की इस्लाह कैसे मुमकिन है? पुलिस के महकमे की इस्लाह कैसे मुमकिन है? इस्लाह यानी कि बेहतरी कैसे की जा सकती है पुलिस के महकमे की? ये आते हैं टॉपिक, वो बता रहा हूँ जो आ चुके हैं सर। पुलिस की मतलब नहीं समझ यानी पुलिस के महकमे के लिए हम कैसे उस महकमे को मजीद बेहतर कर सकते हैं, उसमें खामियाँ क्या हैं, वो कैसे बेहतर कर सकते हैं? सर पुलिस के महकमे के जो खामियाँ हैं वो तो अब अच्छा है सर। पाकिस्तान की जो पुलिस है सर, ये खामियाँ है ना बच्चे, किधर अच्छा है? इतनी खामियाँ हैं, करप्शन वो करते हैं, रिश्वत लेते हैं, सब ये चीज़ें हैं ना आपके सामने हैं। ठीक है, डिसिप्लिन नहीं है उनको, आप बता सकते हो उसके अंदर फिजिकल अनफिट है, समझ आइए। अभी तो बेहतर कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी पुलिस को काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, आपको पता है, लाइट कमांडो वालों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, काफ़ी बेहतर। और मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, समझ आइए बात। और जो रेपुटेशन ख़राब है पुलिस की, वो कैसे बेहतर की जा सकती है, जो फैक्ट है वो तो आपने बताना है ना बच्चे। चलो जी सर, वो पुलिस के महकमे को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं सर? उसमें वसाइल की कमी है। देखो ये सारे मैं बोलता रहूँ, अगर सुनने वाले ये खुद ही बोलते हैं, अभी वसाइल की कमी है, पेट्रोल कम है, गाड़ियाँ नहीं उनके पास, ठीक है, असला उस तरह का नहीं है, तो अब बहुत से मसाइल हैं ना पुलिस वाले महकमे में। पुलिस वालों को हम बुरा भला कहते हैं, लेकिन जो पुलिस के अंदर जो मसाइल हैं अगर वो पता चल जाए हम बुरा भला नहीं कहेंगे, उनके बहुत मसाइल से दो चार हैं जो महकमे हैं। जी बोलें। जो पुलिस में जो मसाइल है सर, वो सबसे पहले ये है कि उनका जो ट्रेनिंग होता है सर वो सही तरीके से नहीं होता है सर। अच्छा। और कंपेयर टू जब हम बाहर मुल्क के जो पुलिस को देते हैं सर, उसको ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं सर। पाकिस्तान का अभी तो ट्रेनिंग बहुत बेहतर हो रही है, अभी लाइट कमांडो वाले करा रहे हैं, अभी तो अपडेट करें ना अपने आप को, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया उन्होंने, अभी तो लाइट कमांडो वाले ट्रेनिंग करा रहे हैं उन्हें। तो आजकल तो पाकिस्तान का जो पुलिस है सर, पुलिस का महकमा, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है सर, पहले जो बिल्कुल भी नहीं था सर। तो यही है कि सर हर पुलिस को ऐसे मतलब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए और उसी हिसाब से पाकिस्तान की प्रोटेक्शन। चलो जी आप खड़े हो जाओ बच्चे।
ड्रेसिंग की अहमियत। किसी इंसान की किसी शख्सियत की पहचान उसकी ड्रेसिंग से होती है। अगर वो अच्छे तरीके से खुद को ड्रेसअप करके बाहर निकलेगा तो लोग सोचेंगे उसके बारे में कि ये सफाई का भी ख्याल रखता है, ड्रेसिंग भी इसने अच्छी की है, मतलब उसके लुक्स बहुत अच्छे लगेंगे लोगों को और लोग ऐसे बंदे को पसंद करेंगे। ड्रेसिंग के बारे में यही कहूँगा कि आजकल की ड्रेसिंग सर बहुत बुरी तरह से शिकार है सर। लोग बहुत बुरी तरह से ड्रेसिंग करते हैं आजकल। पहले ज़माने में सर बहुत अच्छी ड्रेसिंग होती थी, लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे। नहीं भी नेगेटिव नहीं बोलना आज की बात, हमें पॉजिटिव बोलना है, समझिए। अभी तो अच्छे अच्छे ड्रेस आ गए हैं, देखे ना, जो नए जमशेद की बुटीक भी जाएं कितने अच्छे ड्रेसिंग है आजकल। तो बहुत पहले से बहुत तरक्की हो रही है, समझ आई बात। बैठ जाएंगे जी, आप बताएं लाइब्रेरी की अहमियत। लाइब्रेरी के मिसाल एक ऐसी है जैसे किसी पौधे को हम पानी देते हैं, इस तरह की मिसाल है। जैसे अगर एक स्टूडेंट है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, सही है, अगर वो घर आता है, घर में उसको इतना फ्री माहौल नहीं होता, पढ़ाई का इतना नहीं होता, तो लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसको एक टाइम मिलता है, एक माहौल मिलता है जहाँ पे पढ़ने का, मतलब जिसकी वजह से वो अपने आप को ग्रूमिंग पैदा कर सकता है, जिसमें अपनी वो स्टडी को इंक्रीज़ कर सकता है और उसका फ्यूचर एक ठीक है, गुड। आप बोलो बच्चे, अजमत वालदैन, वालदैन की अजमत। जी जैसे कि वालदैन तो बोलो ना, वालदैन का क्या दर्जा है इस्लाम में, बताएं। यहाँ तो बोल सकते हो ना। जैसे कि इस्लाम में एक हदीस भी है कि ये तो लेक्चरेट हो रहा है, समझिए। जन्नत है, इसी तरह वालदैन की अहमियत वहाँ से ही पता चल जाती है कि कितनी अहमियत है। वो एक माँ बाप जो आपको पैदाइश से लेके यंग होने तक आपकी परवरिश करते हैं, माँ आपको एक। चलें आप बोलो बच्चे जी। यस सर। दोबारा आ गया, कोई मसला नहीं है, बार बार बोलो। एक मिनट इस पे नहीं बोलना। अच्छा। आपका टॉपिक क्या है कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के वक्त या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में दाखिले के वक्त एंट्री टेस्ट की ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए नंबरों की, या फिर उसकी परफॉर्मेंस जो FSC में उसके नंबर काउंट ज़्यादा होना चाहिए, ये टॉपिक भी आता है सर। बेसिकली जो है ना, हमने जो एंट्री टेस्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, FSC पे नहीं करना। FSC पे भी किया जाए लेकिन उसमें परसेंटेज रखी जाए ना, यानी कि 70% एंट्री टेस्ट की हो, 20-30% हो। वो इसलिए क्योंकि अगर FSC में कोई लायक होगा या इतना काबिल होगा वो आगे जाएगा, और एंट्री टेस्ट में ज़्यादा इसलिए मैंने बोला है क्योंकि एंट्री बाद स्टूडेंट्स होते हैं कि वो रटा वगैरह लगा के आगे चले जाते हैं, पर जब एंट्री टेस्ट होता है उधर बंदे की काबिलियत का पता चलता है। और इस तरह अगर हम दोनों को कंबाइन करके चले ना तो फिर वो एक अभी आप मुखालफत कर सकते हैं यहाँ पे ना, यह टॉपिक जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। यस सर। तो दोनों को कंबाइन अगर हम चला के चले ना, परसेंटेज थोड़ी रख के इनकी, तो फिर एक अच्छा स्टूडेंट प्रोवाइड हो सकता है। जी शाहनवाज, टॉपिक क्या है? टॉपिक दिया इसको, अच्छे शागिर्द की खूबियाँ। अच्छे शागिर्द की खूबियाँ। चलो, अच्छे शागिर्द की खूबियाँ। अच्छे शागिर्द की खूबियाँ, एक अच्छा शागिर्द सर अपने टीचर्स का सर फरमानबरदार होगा, और सर वो एक लायक होगा, लायक बंदा होगा, अपने टीचर्स की बात सुनेगा, अपने घर वालों की बात सुनेगा, और माशरे में सर वो तरक्की करेगा और माशरे को अपने साथ तरक्की की राह पर गामजन करेगा। ठीक है, तमीज़ थोड़ी बांध लिया करो। शागिर्द किसे कहते हैं, पहले थोड़ा सा उसको बता के, फिर बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा। पहली बात टाइम की पाबंदी करेगा, रेगुलर होगा, छुट्टी नहीं करेगा, जिस तरह शाहनवाज नहीं करता है। जी आप बताओ, इसको टॉपिक दो बच्चे। दीनवी और दुनियावी तालीम। दीनवी बात करता हैं, OIC बोलो जी। OIC, what is OIC? Organization of Islamic Cooperation, and this organization first established in Morocco in 1969. And the total members of this organization is 57, and the headquarters of this organization in Saudi Arabia in अभी भी Jeddah. इम्प्रूवमेंट हो रही है Saudi Arabia and Jeddah, and the importance of this organization is and the protection of the all Muslim worlds and provide the peace. अभी अपना टॉपिक सोच लो, खुद बोलना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा टॉपिक। And it is the second largest organization of the United Nations organization. जी किस टॉपिक खुद बताना है अपना, दुनियावी तालीम बोलें सर। जैसा कि दीन और दुनियावी तालीम को हमें दोनों में बराबर करना चाहिए सर, क्योंकि सर ना इनको देखो, इनको बच्चों को देखना, ठीक है। आपने इनको, आप इधर CO हैं, यूनिट कमांडर हैं, आप क्या हैं, आप लीडर हैं बच्चे, जनरल हैं आप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो। अब ये पब्लिक है आपकी, आर्मी सामने बैठी, इसको कैसे ब्रीफ करोगे? चलो, जैसा कि हमें मालूम है कि दीनवी और दुनियावी तालीम को हमें दोनों पर फोकस करना चाहिए, इसलिए कि दुनियावी तालीम वक्त की ज़रूरत है और दीनवी तालीम से हमारा आखिरत बेहतर हो सकता है। दोनों को हमें फोकस करना चाहिए और दोनों को हमें एक साथ लेकर चलना चाहिए, इससे हमारा दुनिया भी अच्छा होगा और आखिरत भी अच्छा होगा। जब भी बोल रहे समझना, अपने आप को लीडर समझना, समझिए लीडर हैं और ये आपके कौन है, जूनियर्स बैठे हैं,
कैसे आपने उनके साथ करनी है, ब्रीफिंग कैसे करनी है, वो फिर आपको पता है कैसे करनी है। जी नेक्स्ट। सर मेरा टॉपिक है सर करप्शन का खात्मा। करप्शन का खात्मा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए जो लोगों के बेसिक राइट्स है वो उनको दिए जाए। बहुत सारे लोग करप्शन इस वजह से करते हैं कि उनके वसाइल पूरे नहीं होते और वो अपना घर और पेट पालने के लिए मजबूरन करप्शन करते हैं। इसके अलावा जो लोग जानबूझकर करप्शन करते हैं और जिनकी लालच बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट ऑफिसर चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें करप्शन का बिल्कुल खात्मा हो सके। जी नेक्स्ट। एएसएफ पे बोलो ना बच्चे, एएसएफ में क्यों जाना चाहता हूँ, बोल सकते हो? बोलो यार, एक दफा बोलें, चलें। तबीयत क्या बोलने में क्या, चलो कोई मसला नहीं है। टॉपिक बताएं अपना, बोलो खुद। जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा टॉपिक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके रोड्स आते हैं, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बेसिक थिंग है जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं और अपने ज़रा। चलो गुड, आप बताएं नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट है ये, इसके बाद डिस्कशन होगी, ठीक है? वो टॉपिक मैं दूंगा। कोई टॉपिक अपना बोलो ना। एजुकेशन, जैसे पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम आपको बताइए कितना ख़राब है। चलो बैठ जाओ, ख़राब की तरफ नहीं जाना ना बच्चे, बैठ जाओ। अभी आपने बोलना है कि हम डिस्कशन को, लेक्चरेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग को, यही टॉपिक है। स्टार्ट आपस में बोलना, आपस में, सर नहीं कहना, आपस में, ठीक है? अभी क्या खामियां थी, कैसे हम बोले हैं, हमें क्या करना चाहिए, इम्प्रूव कैसे? डिस्कशन को बेहतर करने का तरीका, सबसे पहला पॉइंट नॉलेज होना चाहिए, आपके पास नॉलेज हो। उसके बाद कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बोलने का तरीका। बोलते नॉन स्टॉप बोलते नहीं, आपको मौका मिल गया ना 2 मिनट। सर नॉन स्टॉप तो सर नहीं बोल सकते। चलें जी, आप बोलें। जैसा कि उबैद भाई ने कहा कि कॉन्फिडेंस और नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग हो, हम पब्लिक में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए और इल्म होना चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। और वजाहत भाई आप हम अपना ग्रुप डिस्कशन को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले सर ग्रुप इंप्रूव करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज हो तो हमारा जो ग्रुप डिस्कशन है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है। दूसरा जो है ना बॉडी जो लैंग्वेज है, वो क्या लैंग्वेज नहीं, बॉडी का जो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट मतलब ठीक होना चाहिए। और इसके अलावा नॉलेज होना ज़रूरी है सर। ठीक है, बताएं बच्चे। पब्लिक स्पीकिंग को सर कैसे बेहतर किया जा सकता है? मेरे ख्याल में सर जितनी नॉलेज ज़्यादा होगी सर, पब्लिक स्पीकिंग उतनी अच्छी होगी। बंदा जितना प्रैक्टिस करेगा पब्लिक स्पीकिंग की, उसकी स्पीकिंग उतनी बेहतर होती जाएगी। और जितनी ज़्यादा लास्ट पॉइंट, 3 पॉइंट बताना है जी सर। रिपीट नहीं करना पब्लिक स्पीकिंग को इंक्रीज करने के लिए हम जो है जिस टॉपिक पे बात हो रही है या फिर जो मौजूद चल रहा है टॉपिक्स में, उसके हवाले से हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। फिर क्या पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स के हवाले से बात हो रही है तो उसके हवाले से हमारे पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। और अगर ब्यूरोक्रेसी किसी भी मामला पे उस पे जो है ना ऑथेंटिक नॉलेज होना ज़रूरी है। और दूसरा एक पॉइंट नहीं बताया एक बच्चे ने, चलो कोई नहीं, आप बताएं जो सबसे अहम पॉइंट है। जैसा कि आप सबने बताया, ग्रुप डिस्कशन के लिए नॉलेज अहम है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अहम है कि मतलब जो दूसरा बंदा ग्रुप डिस्कशन में जो बोल रहा है उसके बातों को सुनना चाहिए कि वो क्या रहा है। क्योंकि इसमें अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जहन से निकल जाती हैं, तो इसमें वो पॉइंट हमें याद आ जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी याद आ जाता है। अच्छा बोल रहे हैं, अभी देखो इंप्रूवमेंट है लास्ट में। जी बोलें। ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले बात तो ये है कि पहले हम दूसरे को सुने, वो क्या कह रहा है, उसकी बात पे हम गौर करें, फिर अपनी बात उसको बताएं हम क्या कह रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है वो नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास वर्ड ही खत्म हो जाते हैं, हमने आगे क्या बात। और नॉलेज कैसे कर सकते हैं इंक्रीज, ये क्वेश्चन निकल आया। हमने नॉलेज कहाँ से करना है? लाइब्रेरी में जाना है, बुक्स को पढ़ना है। जब तक आप बुक्स को नहीं पढ़ोगे ना, उस टाइम तक नॉलेज नहीं होगा। सिर्फ ये कॉपी पेस्ट का ज़माना है ना, कॉपी पेस्ट, उधर से कॉपी के पेस्ट के प्रेजेंटेशन तैयार, जिसकी वजह से हम आज पीछे रह गए, हमारे बच्चे पीछे रह गए। ठीक है, कॉपी पेस्ट से निकलना होगा। अगर वाकई आप अच्छा नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी शख्सियत में, तो आपने कॉपी पेस्ट से निकलना है, अपना को निकालना है, तख्लीकी सलाहियत पैदा करनी है। क्या पैदा करनी है? आज के बाद ये आप इकरार करें, वादा करें कि रोज़ मैंने एक सफ़र लिखना है। ठीक है, डेली आपने आ जाए सर, आ जाए खैर, डेली आपने एक सफ़र लिखना है, एक पेज आपने क्या करना है? लिखना है। जब तक लिखेंगे नहीं तो आप नहीं इंप्रूव कर सकते तख्लीकी सलाहियत को। एक सफ़ा में लिखना है, डेली लिखना है। कैसे लिखना है? लिखोगे तो इंप्रूवमेंट होगी ना। पहले सब जैसे गलत में लिखते हैं, लिखे सही,
फिर आपने अखबार का मुताला करना है। क्या करना है? अखबार भी नहीं बहुत ज़रूरी है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक दो लगवा लें, एक इंग्लिश का लगवा लें, डॉन लगवा लें, दी न्यूज़ लगवा लें, और अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर हैं। एक उर्दू का लगवा लें, जंग है, नवाए वक्त है, ख़बरें हैं, एक्सप्रेस है, कितने अच्छे हैं, आपने पढ़ना है। नहीं लगवा सकते, मोबाइल आपके पास हर बच्चे के पास है, मोबाइल पे इंटरनेट है ना, इंटरनेट पे सारे न्यूज़पेपर आ जाते हैं। आज की खबर का पता हो कि आज क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, कबीर खान किधर फौत हुआ, क्यों, क्या, किधर दफन हुआ, कौन था कबीर खान, थोड़ा उसको देखे ना आप, इतना बड़ा एक्टर था। उसका पड़ोसी कौन था? तारिक अजीज़। तो थोड़े देखेंगे तो पता चलेगा तारिक अजीज़ कौन था। पहला पीटीवी पे जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मतलब जो चेहरा नज़र आया, तो तारिक अजीज़ का था। पहले उसका नीलामगर था प्रोग्राम, बाद में तारिक अजीज़ शो, ठीक, फिर बज़ में तारिक अजीज़, और किस कब्रिस्तान में दफन है, कितनी बड़ी शख्सियत, कितनी एज थी उसकी। तो आपने सर्च करनी है, सर्च करते जाना है, अपने कान भी खोले रखें, आंखें भी, और फिर हाथ की लिखने की प्रैक्टिस, अपने नोट्स बनाएं। क्या बनाने आपने? नोट्स बनाएं। एक बुक को डेली पढ़ें। अगर 150 किताब की सफ़े की बुक है तो कोशिश करें एक बुक पढ़ें, रोज़ एक बुक। रोज़ एक नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में तो एक पढ़ सकते हो ना। पढ़नी कैसे है? आपने बुक ले लेनी है, अपनी परचेज़ करो, ठीक है, परचेज़ करके बुक को आप अंडरलाइन कर दिए। मेन पॉइंट्स क्या करने हैं? अंडरलाइन। मेरी तमाम जितनी किताबें पढ़ी हुई थी ना, मेरे पास हज़ारों की किताबें लाइब्रेरी बनाई हुई थी मैंने, तो सारी दे दी, किसी को डोनेट कर दी, कुछ मिलिट्री का जेलम वालों को दे दी मैंने, कुछ मिलिट्री का सुई को डोनेट कर, कुछ मिलिट्री मरी को डोनेट कर दी। वो सारी मैंने पढ़ी हुई थी, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मेरे हर बुक के हर सफ़े पे निशान है, अंडरलाइन में कहता था सुर्ख पेन के साथ। वो करके फिर मैं उनके नोट्स बना रहा था, उसको मैं कहता निचोड़। क्या कहता था? निचोड़ बनाना है, कंक्लूजन करना है, जिसे हम कह सकते हैं बुक रिव्यू। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? बुक रिव्यू। बुक रिव्यू अपने लफ्ज़ों में लिखता था मैं कि ये बुक मैंने पढ़ी है अहमद फराज की, ठीक है, इस बुक में मैंने ये ऐसी शायरी है, इस तरह अहमद फराज ये था। एक 3-4 सफ़े का उसके बारे में बुक रिव्यू लिख लूँगा। और ये बाकायदा बुक रिव्यू मिलिट्री कॉलेज जेलम में, मिलिट्री कॉलेज मरी में लिखवाए जाते हैं। जब छुट्टियों का काम देते हैं तो 2 बुक्स दी जाती हैं हर बच्चे को, अलग अलग। अगर इसका टॉपिक कोई और है, उसकी दूसरी बुक होगी कि 2 बुक या बुक भी जमा करानी होती थी और बुक रिव्यू भी साथ जमा कराना था। बेहतरीन बाइंडिंग करके अच्छे लिखाई के साथ उसके नंबर होते हैं। ऐसे होते हैं तालीमी इदारे में, तो बच्चे क्यों नहीं इम्प्रूव होंगे? जहाँ अभी फीसें ली जाती हैं प्राइवेट इदारों में, लेकिन बच्चों को पता नहीं है बुक रिव्यू क्या चीज़ है, पता ही कुछ नहीं है। तो बच्चा फिर क्या करेगा? उसका नॉलेज तो नहीं होगा। क्यों बुक रिव्यू लिखा जाता है? ताकि बुक्स पढ़े बच्चा। अभी जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आज भी वो लोग किताब से मोहब्बत करते हैं, आज वो लोग पढ़ते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है। सर्च अपनी होती है। तो आपने जब थीसिस करोगे इंशाल्लाह आगे बीएस में या मास्टर आगे एमएस में, तो आपने खुद थीसिस लिखना है, फिर अपना अपना लिखना है ना। कॉपीराइट तो नहीं हो, कॉपी पेस्ट तो नहीं होगा ना। कॉपी पेस्ट होगा उठा के फिर आपके मुंह पे मारा जाएगा कि कैसे लिखे। वहाँ पता चले अपना लिखा हुआ है कि वो जो बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि इसका उसलूब अपना है कि नहीं है, इसकी तहरीर अपनी है या कहीं किसी और से लिखवाई है, चोरी तो नहीं की हुई। नंबर तब लगते हैं अगर स्पेशल पीएचडी डॉक्टर होते हैं। तो इसलिए आपने आज के बाद डेली एक बुक लेनी है, मोहब्बत करनी है किताबों के साथ। प्राइवेट में स्टार्ट मैंने नौकरी की थी, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाना शुरू किया था। खुद मैं पढ़ भी रहा था, पढ़ा भी रहा था। जितनी सैलरी आती थी मेरी 5,000 सैलरी थी, 5-6 हज़ार रुपये। तो 5-6 हज़ार सैलरी की मैं सारी किताबें ले आता था। 5-6 हज़ार जो तनख्वाह आती थी उसकी सारी मैं बुक्स लाया था, इतना शौक़ था। तो बुक्स आप ख़रीदें, हर टॉपिक पे लें, ठीक है, उसको आपने पढ़ना है, पढ़ के उसका बुक रिव्यू बनाना। एक तो ये करना, लाइब्रेरी से और किताब से मोहब्बत करनी है। दूसरी बात ये है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा ना। फिर समझिए, पानी पियोगे तो कुछ निकलेगा ना। मिसाल है, 4-5 गिलास पानी पियोगे तो कुछ निकलेगा। इस तरह कुछ नॉलेज होगा तो आप कुछ बोलोगे, नॉलेज नहीं होगा तो फिर तो आप इसकी बात और उसकी बात वो करके वो कर दोगे। इसलिए आपने बुक्स से मोहब्बत करनी है। बार बार ये कहा है, बुक्स को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है। फिर आपने अपने आप को अपडेट रखना है। अच्छे चैनल्स जो हैं BBC सुनने हैं आपने, BBC न्यूज़ सुननी है डेली, ठीक है। अच्छे जो चैनल्स हैं जो किसी के साथ नहीं है, तासुब नहीं रखते, वो चैनल्स आपने सुनने हैं, ख़बरें सुननी है। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ होती हैं, पता नहीं है, वो आपने सुनने हैं। तो इस तरह आपका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। लेकिन फिर वही बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने लिखना है।
लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा बच्चे, खुद लिखना है आपने, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नोट्स खुद बनाएं, वरना रट्टा करके और कापियाँ पेस्ट करके वो फिर नहीं हो, उसका लुत्फ नहीं आएगा। मेहनत करोगे तो उसका फ़ायदा होगा। और मैंने बुक रिव्यू इतने ज़्यादा लिखे हैं, इतने ज़्यादा, मुझे याद नहीं कितनी किताबों में बुक रिव्यू लिखे हैं, इधर नहीं पढ़े, पेशावर में पढ़ी हुई हैं, हर किताब पढ़ के बुक रिव्यू नहीं कर। हालांकि मुझे क्या था, शौक था ना, वैसे शौक पढ़ता था। तो इसलिए आपने अभी फॉर एग्जाम्पल शायरी की किताब ले लो, आप परवीन शाकिर की ले लो कुलियात, ठीक है, माए तमाम ले लें फॉर एग्जाम्पल। अभी माए तमाम इतनी मोटी बुक है, अगर आपने देखी हो तो वो मैंने सारी पढ़ी। पढ़ने के बाद जो अच्छे शेर थे मैंने टिक कर था, उन अच्छे शेरों को पर मैंने छोटे से अपनी बुक बनाई हुई थी कि परवीन शाकिर की माए तमाम ये अच्छे शेर हैं। अहमद फराज की इतनी जाना है, तनहा तना है, समझ बहुत सी किताबें उसकी, उसमें से उसके मैंने बुक रिव्यू निकाला हुआ था अच्छे शेरों को लगी। फिर उसके शेरों के ऊपर मेरा तबसरा होता था कि यार ये इसकी शायरी की खूबियाँ ये हैं, इसकी खामियाँ ये, तनकीद करता था। शौक की बात है ना। तो इसलिए आपने कोशिश करें, मेहनत करो, तब आप बोलोगे। पब्लिक स्पीकिंग बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। इसलिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाएँ, और जिस चीज़ से डर लगता है वो काम करो। स्विमिंग करने के लिए, स्विमिंग जब तक पानी में कूदोगे नहीं ना, स्विमिंग नहीं, यही सोचो कल करूँगा बच्चे जिस तरह, वो कल नहीं आएगा। अच्छा, करना है, आज के दिन बेहतर करना है आपने। तो इसलिए अभी डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, तो आपने वो डर निकालना है ना। कैसे ख़त्म होगा, आपने डाइस पे खड़े हो जाना है। यस सर, डाइस पे खड़े हो जाओ, ठीक है, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं। अभी तुम पेशावर जाएगा जब, कितने कॉलेज स्कूल हैं यार पेशावर में, परमिशन ले लो प्रिंसिपल से। और आपके तो मामू वैसे ही कोऑर्डिनेटर हैं पूरे केपी के पूरे, वो केपी के पूरे जितने कॉलेजेस हैं उनके कोऑर्डिनेटर हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्राम करवाते हैं। परमिशन ले कहो मैंने आज स्पीच करनी है, क्या करनी है, स्पीच करनी है, थोड़ा आर्मी के बारे में ब्रीफ करना है। उधर खड़े हुए बताओ सिलेक्टिव अकेडमी ऑफ इमरान ये है, समझे, उसके मैंने पढ़ के हूँ तरीज, थोड़ा बोले वो क्वेश्चन आंसर होंगे क्लास में, आप प्रमोशन हो जाएगी, समझिए बात, तो आप बोलना आ जाएगा। नहीं समझे, मैंने जाना ना भी है इंशाल्लाह, ये रमज़ान में यही काम करना है। जब जाऊँगा तो आप कॉल को मेरे साथ आना। अब्बास को मैं ले जाता साथ, अब्बास जो था वो 5-6 बच्चा बैठे हुए, उन बच्चों को थोड़ा जज्बा पैदा करता है, यार ऐसे मेहनत करनी है, आर्मी है। उन बच्चों को कुछ भी नहीं पता, बदकिस्मती है। बच्चों को जाते हैं टेस्ट देने के लिए जाते हैं, ये नहीं पता इनिशियल और ISB में क्या फ़र्क है, PMA क्या होता है, वो समझिए PMA को टेस्ट का नाम है। बच्चे क्या समझते हैं PMA क्या है, PMA टेस्ट, PMA तो अकेडमी का नाम है ना। ये नहीं पता कमीशन उसकी तैयारी के लिए आता है, कसूर उनका भी नहीं है। तो उधर जाके हम माशाल्लाह जाएंगे इस पर। अभी क्रिकेट खुशाब के ओनर ने कहीं जब बुलाया, मेरे साथ बुलाया हो मुझे, उधर जाना है। और क्रिकेट कॉलेज में दोस्त हैं हमारे, अभी टाइम नहीं मिला, सेहत मेरी उस तरह इतनी अच्छी नहीं है। तो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग रब्ते में रहना, साथ लेकर डाइस पे खड़ा कर बोलो, कुछ तो बोलोगे ना कि कहते कितनी अच्छी स्पीच कर रहे हैं। इस चीज़ से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बोलने से। और फिर हमेशा सबसे अहम चीज़ जो मैं कह रहा, 2 बातें हमने याद रखनी है बड़ी अहम है। दिलचस्पी क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर दिलचस्पी नहीं है तो आप आर्मी में नहीं जा सकते। शौक से काम करना है, क्या करना है, शौक से, दिलचस्पी पैदा करनी है। अगर शौक ही नहीं है किताब पढ़ने का, शौक ही नहीं है बोलने का, शौक ही नहीं है रनिंग का, फिटनेस का, फिर शौक नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर दूसरी बात है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को क्या करना है, आपने मैनेज करना है, प्लानिंग करनी है। किस टाइम से इस टाइम तक मैं पूरा दिन ऐसे गुजारना है, इस टाइम से इस टाइम तक मैंने ये करना है, इस टाइम तक ये करना है, ये करना है, ये नमाज भी पढ़नी है। बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, नमाजें तो पढ़ लेते हैं, 5 वक्त की नमाजें पढ़ लें, स्टडी नहीं करते। ऐसे खोलेंगे नोट्स, 2 लाख पढ़ के सो जाते हैं, शायद थक गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, मुझे पता है, समझे, ऐसे करके सो जाते हैं। जब नींद लाने के लिए किताब पढ़ते हैं, नींद नहीं आती किताब पढ़ें, तो ये काम मत करो। अच्छा, तो इसे शौक पैदा करें, जज्बा और जुनून होना चाहिए, इतने करें पता नहीं खाना ठंडा हो जाए। यार कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह देखे ना, खाना ठंडा हो, पता नहीं खाना पड़ा हुआ है, खाना ठंडा हो जाता था, चाय ठंडी हो जाती थी उनकी, समझ आई बात। और काम इतने बिजी होते थे, क्यों, उन्हें क्या था, शौक था उनको, तो है काम और बस काम। इसलिए इतना बड़ा मुल्क, अभी एक किसी से लो ना, किसी से एक मरल लेके दिखाएं, दुश्मन से एक मरल लेके दो, एक चप्पल लेके दो दुश्मन से लो, सब मुश्किल है कि नहीं है। उस इतना बड़ा मुल्क, बंगाल ही पाकिस्तान था ना पहले, तो 2 मुल्क लेके दे दिए पाकिस्तान को, हमें यानी कि मुसलमानों को। उसके पीछे कितनी जदोजहद को, वो बीमार थे, TB के मरीज थे, वो किसी को बताया इसलिए कौम को कि ताकि इनका मोरल डाउन ना हो जाए। तो उनका शौक था, जज्बा था, लगन थी, और यही तो उनकी बख्शिश का जरिए बनेगा। आज का हमारी जो नौजवान नस्ल है किस तरह जा रही है, दुख होता है ना। अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ स्मोकिंग कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, पेरेंट्स पूछते नहीं है, देखते नहीं है, पेरेंट्स की निगरानी नहीं है, असातिज़ा किराम नहीं चेक करते, तो माशरा किसी और रुख पे जा रहे हैं।
जो कि बदकिस्मती है। इसलिए आज से आपने ये खामी देख ली कि हम नहीं बोल सकते। क्या ये हमारा डोमेन थोड़ा इसमें कमी रह गई है, अच्छा बोल नहीं सकते, तो बोलना नहीं आता तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। निकल जाओ रोज़, नहीं है तो आप इंटरव्यू के लिए जाओ यार। किसके लिए जाओ? CV बना लो, इंटरव्यू प्रिंसिपल मेरा इंटरव्यू लो, कॉल सेंटर में इंटरव्यू दो बच्चे, चाहे रिजेक्ट कर दे कोई मसला नहीं है। कितने कॉल सेंटर हैं यहाँ, तो इतने ज़्यादा हैं कॉल सेंटर, मरी रोड पे कॉल सेंटर हैं। वो 1800 के 2000 कॉल सेंटर हैं यहाँ पे। सर मैं वहाँ पर गया था, 6 मिनट इंटरव्यू लिया इंग्लिश में सर। हाँ देखो, इससे क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस है, रोज़ आपने अभी कॉल सेंटर जाना है। जो बच्चे यहाँ असल में रहते हैं ना, रोज़ किसी ना किसी कॉल सेंटर में जाकर इंटरव्यू देना, ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा ना। रोज़ एक फ़ख्र हो गया यार फलां जगह पास हूँ, क्लियर कर लिया कॉल सेंटर इंटरव्यू, वो इंग्लिश में लेंगे। पर कॉल सेंटर में हम तो क्या वैसे ही कहते हैं इंग्लिश सीखना तो वहाँ नौकरी करें कॉल सेंटर की, बगैर तनख्वाह करो, कोई मसला नहीं है। आगे अंग्रेज़ बोल होता है ना, कॉन्फिडेंस आएगा। इंग्लिश बोलनी है आपने, इंग्लिश अंग्रेज़ों के साथ बोलनी है, उस हर चीज़ की खूबी है। फिर अहम जो पॉइंट है, तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है? पॉजिटिव। नेगेटिव बात नहीं करेंगे डिस्कशन में। नेगेटिव तो हर चीज़ के पाइप बना निकाल लेते हैं ना। आपको नेगेटिविटी की तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव सोचोगे तो इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। और नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे आप भी नेगेटिव हो जाओ। अच्छे लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, सेहतमंद लोगों के साथ बैठें, ताकि आपको दिमाग भी ऐसा हो। अभी कमरे में रहते हो, एक बच्चा जिस तरह आगे बनू वाला बच्चा, हाँ आप थे ना, या आप थे तो करक वाला नहीं, एक पहले बनू वाले भी आए, बनू वाला आया था इससे पहले। वो इतना हुआ कि मुझे भी उसने वो कर दिया अपने मैंने यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, इतना बुराल डाउन कर दिया कि उसको शक्ल देखा हमें भी दुख होता है यार, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, फंसा हुआ है यहाँ पे, समझ आने कुछ भी नहीं है। बाद में उधर जाके फिर कहता है मैंने सर आने आगे पढ़ने के लिए। वो पहले ही जज्बा होना चाहिए ना, पहले ही जज्बा। जो क्यों अभी एंट्री टेस्ट लेते हैं, अभी ये वाले साहब आए थे बच्चे के राफे के, एंट्री टेस्ट में फेल हो गया बच्चा। क्या हो गया? एंट्री टेस्ट में फेल हुआ ना। हालांकि प्राइवेट कॉलेज है, वो क्यों नहीं रखते ऐसे बच्चों को? वो इसलिए रखते कि इसकी वजह से ये बच्चे को ले लेंगे बिजनेस से, चलो ये ना ये बच्चा नेगेटिव बच्चा आ जाए, या ऐसा बच्चा आ जाए जो 10 बच्चों को भगा देगा, बाकी 10 बच्चों को ही भगाएगा। इसलिए नेगेटिव लोगों से आपने क्या रहना है, हमेशा दूर रहना है। नेगेटिविटी नहीं फैलानी, पॉजिटिविटी फैलानी है। कमी होती है यार बंदे में, खामी होती है, तो उसी कमी को दूर करना है। और फिर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। स्किल का ज़माना है, स्किल के बगैर जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आगे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर ही बनाते हैं हम। बालासार फोर्ट किधर है? बालासार फोर्ट पेशावर में। खिलाफत मूवमेंट की डेट बताओ। 90% 90 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 90 इज इक्वल टू कैसे है मुझे बताओ शाहनवाज। 1/3 सर, उसके 3 हिस्से होंगे 90 के, तो 3 हिस्से उसके होंगे तो 30 आएंगे सर। 90 उसका तीसरा हिस्सा क्या है? सर 30 में सर 3 दफा 90 होता है सर। 90 में सर 3 दफा 30 होता है सर, तो एक हिस्सा 30 हो गया। ठीक। जापान की करेंसी क्या है? ये मोहम्मद अली वाज बॉक्सर ऑफ विच कंट्री? बेसिकली किधर का था? सर पाकिस्तान। कब फोत हुए? अब ये भी तो आना चाहिए ना, बॉक्सिंग ये का। रिसेंटली फोत हुआ है सर। 21 में था सर मेरे ख्याल से। हाँ 20 कौन सी डेट थी? डेट का सर पता नहीं। 20 अभी थोड़ा सही हुआ है, 20 तक 21 थी। ये पिछले फीफा वर्ल्ड कप के बाद फोत हुए हैं रिसेंटली जो हुआ। वीडियो बहुत तवील होगी, घंटे की, इसलिए इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस कंपटीशन करेंगे, ठीक है।